हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए अगर आपको सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7706974820 पे मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं फिर डैश के कौशल सीखते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूँ तो इसमें जो मोटर एक्टिविटीज़ होती है, जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, उससे संबंधित चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गया और फाइन मोटर स्किल्स हो गया। ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं या फिर ज़्यादा मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो इसमें क्या होती है, हमारी बड़ी मसल्स यूज होती हैं, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स के, यानी कि स्थूल गत्यात्मक कौशल के, है ना। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी कम मसल्स का यूज करते हैं या फिर अपनी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे कि जब हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, मटर छीलते हैं या फिर कुछ लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपनी हाथों के फिंगर्स का यूज करते हैं, उंगलियों का यूज करते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, फाइन मोटर स्किल्स के। ठीक है, बट यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं फिर डैश के कौशल सीखते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सी जो मसल से वो पहले विकसित होती है, ठीक है, और कौन सी बाद में, यानी हमारा डेवलपमेंट ग्रोस टू फाइन होता है या फिर फाइन टू ग्रोस होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो बच्चे का विकास होता है वो ग्रोस टू फाइन होता है, यानी कि बच्चा सबसे पहले अपनी बड़ी मसल्स पे कंट्रोल करना सीखता है, बड़ी मसल्स को यूज करना सीखता है, उसके बाद में फाइन मसल्स को जो है यूज़ करना सीखता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। ठीक है, उसके बाद में जो लिखने की प्रक्रिया होती है ना, उसके चलने उठने के बाद वाली ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बच्चा अपनी बड़ी मसल्स को ही यूज करना सीख रहा है, ठीक है, उसके बाद में फाइन मोटर्स की तरफ जो है वो जा रहा है, तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ग्रोस टू फाइन हो रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा है, स्थूल गति कौशल सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। बिल्कुल सही बात है, यानी बच्चा सबसे पहले स्थूल गति कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स को हासिल करते हैं, उसके बाद में सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल यानी कि फाइन मसल्स के बारे में सीखते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर सूक्ष्म गति नहीं, पहले सूक्ष्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोस टू फाइन होता है। ठीक है, GF आप यहाँ पर इससे याद रख सकते हैं। भाषा विश्लेषणात्मक तर्क, यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, विश्लेषणात्मक तर्क भाषा नहीं, इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे देखते हैं, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। ऑप्शन क्या रखा है, बच्चे कोरी पट्टियाँ हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो कोरी पट्टियाँ नहीं होते, खाली स्लेट नहीं होते, ये बात तो कहते हैं आपके जॉन लॉक। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, है ना। बच्चे एक्टिव होते हैं, सक्रिय प्राणी होते हैं, है ना, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या रखा है, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, जो टीचर होता है वो क्या करता है, सुविधादाता का काम करता है, बच्चे को जहाँ पर ज़रूरत होती है वो हेल्प प्रोवाइड करता है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी क्या दे रखा है, बच्चे के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये बात पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि बच्चे को हेरिडिटी कैसी मिली हुई है, कैसा इन्वायरमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले से ही फिक्स्ड होता है कि बच्चे का विकास इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस तरीके से होगा। ठीक है, बच्चे को जैसी हेरिडिटी मिलेगी, जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, बच्चे का विकास उसी डायरेक्शन में फिर होता है। ठीक है, तो ये गलत है कि जन्मजात होती है। बच्चे के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से क्रमोद्दिशित होती है जिसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बच्चे के जो विकास की डायरेक्शन होते हैं, जो विकास की दिशा होती है, इसको इन्वायरमेंट के थ्रू भी बदला जा सकता है, क्योंकि जो हेरिडिटी होती है, जो हमारा आनुवंशिक रूप से जो भी चीज़ें मिलती है वो तो फिक्स होती है, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। बट जो इन्वायरमेंट है, अगर हम बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे, एक अच्छे फैमिली का माहौल दे या फिर एक अच्छे जगह पर उसको रखें, तो उसमें कुछ हद तक चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो बच्चे का विकास है बिल्कुल फिक्स्ड है, उसको
हम चेंज नहीं कर सकते, उसके डायरेक्शन को, ठीक है, बच्चे के विकास को हम परिवर्तित कर सकते हैं अगर हम उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दें, है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। जो लोग इंग्लिश वाले वो अपना इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत है। मैंने कई बार आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ है कि जो डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है, यानी कि हमारी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही योगदान होता है हमारे विकास में, है ना। यहाँ पर दे रखा है कि विकास केवल आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है, ये भी गलत है, ठीक है। केवल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है या फिर केवल हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, दोनों बातें गलत है, दोनों पर ही डिपेंड करता है हमारा डेवलपमेंट, है ना। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, नहीं, विकास जो है लाइफ टाइम होता है ना। जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, उसके बाद में जब तक बच्चे की मृत्यु नहीं होती, ठीक है, या फिर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, तब तक जो है व्यक्ति का विकास होता रहता है, ठीक है। तो माँ के गर्भ से बच्चे का विकास शुरू हो रहा है, तभी तो आप लोग देखते होंगे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको काफ़ी जो है न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जाती है ताकि बच्चे का विकास सही तरीके से हो पाए, है ना। तो माँ के गर्भ से शुरू हो रहा है बच्चे का विकास, और साथ ही साथ जब तक मृत्यु नहीं हो रही है ना, तब तक जो है कंटिन्यू विकास चल रहा है। तो क्या कम समय के लिए होने वाला परिवर्तन है? नहीं, हमारा जीवन पर्यंत होने वाला परिवर्तन है, ठीक है, लंबे समय के लिए होने वाला परिवर्तन है ना। तो ये कट जाएगा। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये हमेशा निरंतर कॉन्टिन्यूअस होता रहता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे देखते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी जो आपके लेटेस्ट एग्जाम हुए उसी के आपके जो है क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीन पियाजे की थ्योरी से आपके एग्जाम में बना हुआ है। देखिए जो जीन पियाजे जो कि एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, जिसके बारे में आप सभी को यहाँ पर पता भी होगा, ठीक है। आप सभी ने यहाँ पर SPCF के थ्रू याद किया होगा। SPCF का मतलब क्या है, पहली स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम लोग इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, उसमें बच्चा है ना। फिर जो सेकंड वाली स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा होता है 2 से लेकर के 7 साल। और थर्ड स्टेज क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और जो लास्ट वाली स्टेज है वह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं और यहाँ से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पर पूछा है जो प्रतीकों का निर्माण होता है, यानी जो सिंबल्स बनते हैं वो किस स्टेज की एक प्रमुख अचीवमेंट है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, यानी जो बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है, आपने देखा होगा अक्सर करके ये बच्चे जो है सांकेतिक रूप से बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि आपने बच्चों को पढ़ा होगा क से कबूतर, ठीक है, या फिर A फॉर एप्पल। तो जो आप एप्पल पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के लिए क्या है, वो संकेत का काम कर रहा है। अगर बच्चा मार्केट भी जाए, ठीक है, तो वहाँ पर अगर देखेगा तो तुरंत जो है उसको समझ में आ जाएगा कि हमने तो पढ़ा था A फॉर एप्पल, ठीक है, पापा पापा देखिए वो एप्पल है, ठीक है। या फिर जो भी चीज़ उसने देखा होगा, कबूतर, क से कबूतर, है ना। तो जो कबूतर है वो क्या है, जो बच्चे को क सिखाने के लिए यूज किया जा रहा है, तो किसका यूज किया जा रहा है, कबूतर के संकेत का यूज किया जा रहा है। तो प्रतीकों का निर्माण कब होता है, जब बच्चा 2 से लेकर के 7 साल का होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसका नाम ही है सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू, जो 5 सेंसेस होते हैं उसके थ्रू सबसे ज़्यादा चीज़ों को सीखता है, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त का नाम ही होता है, मतलब मूर्त का मतलब ही होता है यही कि जो चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट हो, जिसको बच्चा टच एंड फील कर पा रहा है, ठीक है। जो कॉन्क्रीट चीज़ है उसके बारे में बच्चे यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है, साथ ही साथ यहाँ पर बच्चा कंजर्वेशन कर पाता है, ठीक है। यानी कि चीज़ों को समझ जाता है कि अगर हम उनकी शेप और साइज में चेंज करते तो जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है।
साथ ही साथ बच्चा यहाँ पर क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकृत कर पाएगा, फलों को अलग रख लेगा, सब्जियों को अलग रख लेगा, ठीक है, और सीरिएशन एक क्रम में व्यवस्थित भी कर पाएगा, है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड ध्यान रखना है जब बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और जो फॉर्मल वाली स्टेज है यानी कि जिसे हम लोग औपचारिक संक्रात्मक अवस्था भी कहते हैं, है ना, तो इसका नाम क्या है, अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने उपस्थित नहीं हो, जिसको अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको टच एंड फील नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये लास्ट वाली स्टेज होती है। तो यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। और परिकल्पित निम्नात्मक तर्क भी बच्चा इसी स्टेज में कर पाता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। बाकी मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए और भी चीज़ें पूछता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये सारी चीज़ें बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी तो कन्फ्यूज़न होगी। जब मैं जीन पैजे की थ्योरी पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर पूरा डिटेल में समझेंगे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर पढ़ लेंगे। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुँचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। समायोजन, अनुबंधन, अंतर विषयकता, स्कीमा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको 2 वर्ड समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो जीन पैज है वो किसकी बात करते हैं, स्कीमा की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है स्कीमा, बट जो जीन पैज है वो स्कीमा की बात करते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। स्कीमा क्या होता है, हमारे माइंड में हर एक चीज़ का क्या होता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, संरचना बन जाता है। जो भी चीज़ हम देखते हैं अपने आसपास या फिर कहीं पर भी, ठीक है, तभी तो हम उस चीज़ को अगर वापस देखते हैं तो पहचान पाते हैं, है ना। जैसे किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी जगह को आपने एक बार देख लिया तो वापस आप क्यों उसको पहचान पाते हैं, क्योंकि आपका जो है आपके माइंड में उस चीज़ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, संरचना बना हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ को दिन भर में देखते हैं, कई सारी चीज़ें आप दिन भर में देखते हैं, तो हर चीज़ का हमारे माइंड में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर, एक संरचना बनता चला जाता है, ठीक है। और इन्हीं संरचनाओं के समूह को जीन प्याजे ने क्या नाम दिया, स्कीमा का नाम दिया, ठीक है। तो स्कीमा क्या होता है, जो हमारे मस्तिष्क में जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, संरचनाएं बनी होती हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी भी वस्तु की, ठीक है, उन्हीं के समूह को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके माइंड में कई सारी चीज़ों का स्कीमा बना हुआ है ना। अब आपने क्या किया, ये सारी स्कीमा आपके माइंड में पहले से बनी हुई है, ठीक है। अब आपने कोई नई चीज़ देख ली तो इसका भी क्या हो गया, आपके माइंड में एक स्कीमा बन गया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बन गया। तो जब आपके माइंड में कोई नई चीज़ देखने पे स्ट्रक्चर बन रहा है उसको क्या कहते हैं, समावेशन, ठीक है। जो स्कीमा आपके माइंड में पहले से बने हुए थे और आपने एक एक्स्ट्रा एक नई चीज़ देख ली, है ना, तो आपने क्या किया, एक नई चीज़ को ऐड कर लिया, यानी कि समावेशित कर लिया अपने अंदर, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर आपने पहले आपको गोलाकार वस्तुएं बनाने नहीं आती थी, बट आपने किसी को देखा गोलाकार बनाते हुए, फिर टीचर बना रहा है तो वहाँ पर आपने क्या किया, गोलाकार वस्तुएं बनाना सीख ली। तो आपने गोलाकार वस्तुएं बनाने अपने माइंड में ऐड कर लिया, ठीक है। फिर आपको जब गोलाकार वस्तुएं बनाने आ गई, ठीक है, फिर अब आपको समकोण बनाना है ना। तो आप क्या करेंगे, अपने जो पेंसिल पकड़ने का तरीका है उसको चेंज करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे, ठीक है। तो जो आप बदलाव कर रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं कि आप कोई नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई नया स्कीमा बना रहे हैं, इसी वाले स्कीमा में चेंज करेंगे कि गोलाकार वस्तु इस तरीके से बननी और समकोण जो इसको हल्का से चेंज करेंगे तो समकोण बन जाएगा, ठीक है। तो जो बदलाव की प्रक्रिया, जो चेंज, जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 10 दिन पहले आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसको कि आपने पहले कभी नहीं देखा हो, ठीक है, तो आपने उसको देख लिया तो आपने उसका स्ट्रक्चर अपने माइंड में ऐड कर लिया। फिर वापस आपने 10 या फिर 20 दिन के बाद में उसी व्यक्ति को देखा और उसके जो है बाल बहुत बड़े बड़े हो गए या फिर नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, है ना, जो पहले आपने देखी थी उसमें आप कुछ चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे कि हाँ अब ये व्यक्ति इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो जो चेंज करें, जो आप बदलाव करें, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो होती है अकोमोडेशन, यानी कि समायोजन का प्रोसेस होता है। तो जब भी बदलाव, परिवर्तन, चेंज, कुछ नया परिवर्तन की बात आए तो वहाँ पर क्या होगा, अकोमोडेशन होगा। और जस्ट ऐड करने की बात आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, असिमिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बदलाव की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पॉइंट को पकड़िएगा, ठीक है, हाथ पकड़ने के तरीके को बदलती है जब भी चेंज, परिवर्तन, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं तो ध्यान रखिएगा, जब भी बदलाव वगैरह की बात है तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, समायोजन यानी कि अकोमोडेशन, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी कंडीशनिंग की बात जीन पैसे नहीं करते, इसकी बात करते हैं व्यवहारवादी, ठीक है। इंटर सब्जेक्टिविटी इसकी बात लेव वाइगोस की करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। स्कीमा के बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर बता ही दिया है। फिर आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्ति आवश्यकताओं को संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। अब देखिए यहाँ पर
व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी और इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए और 6 अवस्थाएं बताई। ठीक है, और 3 लेवल कौन कौन से, एक तो है प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे कौन सा पूछा है, स्टडी यानी कि लेवल ही पूछ रखा है आपसे, है ना। यहाँ पर इसको स्टेज लिखना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर इसने जो है लेवल दे नहीं रखा है। ठीक है, यहाँ पर स्टेज दे रखा है, तो यहाँ पर जो इनमें उद्देश्य अभिविन्यास, इसमें क्या होता है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि अगर आपने मेरे साथ कुछ अच्छा किया तो हम भी कुछ आपके साथ अच्छा करेंगे, आपने मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो हम भी आपके साथ में कुछ बुरा करेंगे। ये वाला जो थॉट होती है, जैसे कि अगर पड़ोसी ने घर के सामने कूड़ा लगा दिया तो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो भी पड़ोसी के घर के सामने कूड़ा लगा देता है। ठीक है, यानी जैसे को तैसा इस वाले स्टेज में होता है। तो यहाँ पर यही पूछ रखा है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि यानी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती है उसको संतुष्टि करना है। ठीक है, तो ये आपका विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट है। सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ये आपका फर्स्ट वाला लेवल होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इसमें आता है सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर नैतिकता होती नहीं है बट वो डर की वजह से, सजा की वजह से नैतिकता को प्रदर्शित जरूर करता है ना। तो ये गलत है। सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास सिद्धांत, ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल में हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला। इसमें मतलब जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल हट करके, है ना, उसको कोई भी रूल रेगुलेशन से मतलब नहीं होता, अपने खुद के वो रूल रेगुलेशन समाज की भलाई के लिए जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। बाकी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये कन्वेंशनल वाला लेवल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब जो बच्चे या फिर बच्चियाँ होते हैं वो दूसरों के सामने खुद को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए नैतिकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी दूसरे व्यक्ति जो उनको अच्छा कहे या फिर उनको कुछ पुरस्कार दे, इनाम दे, है ना, इसलिए वो दूसरों के सामने खुद को अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं और, ठीक है, लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुशासित करने के लिए उन्हें नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दिखे सकारात्मक या फिर नकारात्मक फीडबैक की बात जो है ना, लेव वाइगोस्की करते ही नहीं है। ठीक है, इनका संबंध किससे, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद से। तो ये कभी भी नकारात्मक या फिर सकारात्मक फीडबैक, प्रतिपुष्टि वगैरह की बात नहीं करेंगे या फिर पुरस्कार या फिर दंड देने की बात भी नहीं करेंगे, है ना। इनाम देना चाहिए, देखिए मैंने अभी बताया कि पुरस्कार, दंड, इनाम, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे इसके बाद, तो ये नहीं होगा। स्कैप फोल्डिंग की बात करते हैं, यानी कि पाठ प्रदान करना चाहिए। देखिए स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, जहाँ पर बच्चे को ज़रूरत हो वहाँ पर बच्चे को हेल्प देना, एक तरीके से अस्थायी मदद प्रोवाइड करना। ठीक है, अस्थायी मदद का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहा है, ठीक है, और वो क्वेश्चन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, उसको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके उसको बता दीजिए, नहीं, आपको सिर्फ हल्का सा हिंट देना है, किसी प्रकार का संकेत देना है, इशारा देना है, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, अस्थायी मदद होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, यानी कि रीइंफोर्समेंट। तो देखिए रीइंफोर्समेंट की बात आपके लेव वाइगोस्की नहीं करते, इसकी बात तो आपके बीएफ स्किनर करते हैं। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगी, बट यहाँ पर हिंट दे देती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली यहाँ पर बता पाएंगे। बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के द्वारा सह निर्मित की जाती है। ठीक है, का बच्चों के संदर्भ में कोई सराकुर नहीं होता, तब घटित होती है जब बच्चे उत्तेजना और प्रतिक्रिया का अनुबंधन करते होता है। भाषा के विकास में कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, तो आपको थिंकिंग के बारे में बताना है कि जो सोच होती है उसके बारे में लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। मैं इसके लिए आपको एक हिंट दे सकती हूँ। देखिए जो लेव वाइगोस्की, उनकी जो थिंकिंग और जो लैंग्वेज के बारे में विचार है, वो ये कहता है, वो यही कहते हैं कि जो भाषा है, ठीक है, भाषा वो सड़क है जिसपे कि विचार की सवारी निकलती है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू इस क्वेश्चन का राइट आंसर आई होप कि बता पाएंगे। बाकी कंडीशनिंग वगैरह की बात नहीं करते हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आप लोगों को आंसर बता दिया, बट इस क्वेश्चन का मैं चाहती हूँ आप सभी जो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताएं कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए, ए होगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जरूर बताना है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप 770, ठीक है, जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है 770697482 पर आप मुझे
मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। फिर कोई भी डाउट वगैरह हो तो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि 2 से 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड डाउट होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। सब क्वेश्चन वगैरह या फिर डाउट हो तभी आप मुझे मैसेज कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसका जो PDF है ना, वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर फर्स्ट कमेंट पिन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।